जनता को भैया जिंदा सांसद चाहिए, मुर्दा सांसद नहीं चाहिए। आपके जाति के जो लोग हैं सर, कहीं ना कहीं एनडीए के पाले में रहते हैं, हमेशा से ऐसा परसेप्शन रहा है। अब इस बार आप चुनाव में आए हैं तो आपके जाति के लोग एनडीए की तरफ जाएंगे या फिर अपने ओर आकर्षित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कोई माँ का लाश लेकर घूम रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, भाग रहा है लोग, बिलख रहा है लोग, और वैसी परिस्थिति में हजारों लाश पर नोट छाप रहे थे यहाँ के सांसद महोदय। 1600 करोड़ का घोटाला किए। बुरा समय में आप याद कीजिएगा, आपके साथ खड़े रहेंगे, आप किसी भी जाति किसी भी धर्म के हों, किसी संप्रदाय से हों। आशुतोष कुमार जी का जो मतलब कि चुनाव में लड़ने का एक दूसरा मोटिव ये भी है कि आरजेडी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, इसको कैसे देखते हैं उसका? पिछले 5 बार से चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन से सुरेंद्र यादव जी। उनके समाज के लोग कितने प्रतिशत लोग उनसे खुश हैं? तो रसिया समाज के एक व्यक्ति किसान को गोली भी लगी, बाद में उनके साथ हम हॉस्पिटल में भी खड़े। जो कैंडिडेट हैं, इंडिया गठबंधन की बात की जाए, एनडीए गठबंधन की बात की जाए, और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उन सब से कैसे लड़िएगा अकेला आशुतोष जी? बाहरी लोगों से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हमारा वोट लेकर जाएंगे और हमारे घर के बारे में सोचेंगे। तो ये हम वोट ले लें, जीत जाएं, अब खुद अरबपति खरबपति बनते चले जाएं, बाद में बेटा के जुगाड़ में लग जाएं। जहानाबाद में बहुतों समस्या है, समस्याओं का मतलब अंबार है जहानाबाद में। चूँकि नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के जहानाबाद टाउन में, और आज स्क्रूटनी था। जितने भी नामांकन हुए हैं उनका जांच पड़ताल हो करके सभी को आज पता चल जाएगा कि किसका किसका नामांकन पास हुआ है और किसका किसका नामांकन रद्द हुआ है। और जहानाबाद का जो चुनाव है बहुत ही दिलचस्प है। दिलचस्प होने का बहुत सारा रीज़न भी है, बहुत सारा कारण भी है। पहला कारण तो यह है कि अभी जो यहाँ पे मौजूदा सांसद थे वो थे चंदेश्वर चंद्रवंशी जी, और पूरे जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के लगभग हम दर्जनों गांवों में गए हैं और एक भी ऐसा गांव नहीं मिला जहां पे उनका तारीफ सुनने के लिए मिले। और अगर दूसरे कैंडिडेट की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो यहाँ पे सुरेंद्र यादव जी हैं। और उन दोनों के बीच में अगर कोई और मजबूत कैंडिडेट है तो हमारे बगल में बैठे हुए परिचय के मोहताज नहीं हैं, आशुतोष कुमार जी हैं, जो कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। परिचय का कोई मोहताज नहीं है, पूरे बिहार और देश में लोग इनको जानते हैं, और जहानाबाद से भी नामांकन करवाए थे और चुनावी रण में है। तो जहानाबाद लोकसभा में जो जातीय समीकरण है उसको भेद पाना बहुत बड़ी चुनौती है सभी कैंडिडेट के लिए। और जिस कास्ट से आते हैं आशुतोष कुमार जी, वो कास्ट का वोट बहुत ही मायने रखता है जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए। सभी विषयों पर चर्चा करेंगे आशुतोष जी से कि आखिरकार जहानाबाद लोकसभा का चुनाव क्या होने वाला है, क्या मुद्दा रहने वाला है, और सबसे बड़ी बात है कि इनकी क्या तैयारी है। सबसे पहले तो स्वागत होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके तमाम दर्शकों को हमारा नमस्कार। पहला सवाल यही होगा सर कि जहानाबाद लोकसभा चुनाव बहुत दिलचस्प है, पूरे चुनाव को कैसे देखते हैं आशुतोष कुमार जी? देखिए, जहानाबाद चुनाव को केवल जहानाबाद के लोग नहीं, पूरे बिहार के लोग, यहाँ तक कि देश के लोग की भी नज़र जहानाबाद पर है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ शायद पहली बार ऐसा होने जा रहा है अभी इस चुनाव में 2024 में, जहाँ एनडीए के प्रत्याशी मुख्य लड़ाई से बाहर हैं। मुख्य लड़ाई से बाहर है, स्वाभाविक से। हाँ, चूँकि आप क्षेत्र में घूमे, जैसा कि आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला होगा पूरे क्षेत्र में, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का हो, जो उनके इस 5 साल के कार्यकाल से खुश हो। तो जनता को भैया जिंदा सांसद चाहिए, मुर्दा सांसद नहीं चाहिए। जनता को ऐसा सांसद चाहिए, ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो उनके सुख दुख में उनका आंसू पोंछे, उनके साथ में खड़े रहे, उनकी विपत्ति में उनका साथ दे। देखिए, हम प्रतिनिधियों से ये उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं कि कोई हमारा आकर हल जोतेगा, कोई हमारा खलिहान में दौनी करेगा, कोई बोझा ढोएगा, लेकिन हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा हो, हमारी मूलभूत समस्याओं पर ध्यान दे। जहानाबाद में बहुतों समस्या है, समस्याओं का मतलब अंबार है जहानाबाद में। क्योंकि हर बार यही होता है, बाहर से लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, और यहाँ की समस्या यथावत बनी रहती है। तो इस बार तो जहानाबाद पे नज़र पूरे बिहार की है, देश की है। आप भी क्षेत्र में क्या बोलते हैं कि घूम रहे हैं सर, और भी कैंडिडेट घूम रहे हैं, क्या आउटपुट मिलता है, जनता क्या शिकायत करती है, जहानाबाद का मुद्दा क्या इस बार होने वाला है? देखिए, यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, अभी तो जहाँ भी जाते हैं तो एक ही मुद्दा है कि भाई वर्तमान सांसद हम लोगों के बीच कभी नज़र नहीं आए 5 साल तक। और उसके अलावा जब क्षेत्रीय मुद्दा की बात होती है तो हम लोग जब अलग अलग क्षेत्र में घूमते हैं
तो कहीं, चूँकि जहानाबाद कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ कहीं सिंचाई की समस्या है। अभी आप मखदुमपुर के पश्चिमी तरफ क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहाँ 4 दर्जन ऐसा गांव है जो अधिक जल जमाव के कारण परेशान है। उनका धान का जो बीहन होता है वो गल जाता है। तो मुख्य खेती धान है, मुख्य खेती यहाँ पर गेहूँ। हाँ, धान है, गेहूँ है, और वो अगर गल जाए तो किसान क्या उपजाएगा, क्या खाएगा। तो स्थिति ऐसी है। राजा बाजार की स्थिति पुल की देख ही रहे हैं। आज इतनी प्रचंड गर्मी में भी पूरी जांघ तक पानी भरा रहता है और वो दुर्गंध देता रहता है। तो ये स्थिति यहाँ की जहानाबाद की है। उसके अलावा हमारा और एक मुद्दा है कि देखिए, हर ज़िला को, बिहार में 38 ज़िला है, हर ज़िला को कुछ न कुछ मिला है। किसी ज़िला को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला है, किसी ज़िला को एयरपोर्ट मिला है, किसी ज़िला को एम्स मिला है, किसी ज़िला को कुछ मिला है। यहाँ तो 200 बेड का ढंग का अस्पताल भी नहीं है। यहाँ मतलब कोई बढ़िया ढंग का मतलब संसाधन युक्त, जिसमें आज के डेट में तकनीक के हिसाब से मतलब सुविधा युक्त यदि अस्पताल की बात करें तो मरीजों को देखना पड़ता है। या तो पटना देखते हैं, रांची देखते हैं, बनारस देखते हैं, दूसरे राज्यों की तरफ उनको देखना होता है। तो ये सब समस्या है। तो जहानाबाद में भी इस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। इसमें कई ऐसे बिंदु हैं जिनको बिंदुवार हम लोग अपने चुनावी घोषणा पत्रों में उसका उल्लेख करेंगे। और अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग समस्या। यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है, यहाँ घूसखोरी बहुत है, यहाँ अपराध भी आप देख ही रहे हैं कि आए दिन हत्या, मर्डर और लूट की घटनाएं होती रहती है। तो इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और ख़ास करके बाज़ार में जो वैश्य समुदाय के लोग हैं उनके साथ आए दिन घटना घटती है। अभी देखिए, हम लोग गए थे 5-7-10 दिन पहले कुर्था बाज़ार में, दिन दहाड़े पीट कर एक वैश्य समाज के व्यक्ति को मार दिया गया। तो इस तरह से यहाँ कम से कम जो छोटे बड़े बाज़ार हैं, वैश्य समुदाय के लोग निर्भीक होकर, निश्चिंत होकर वो अपना शटर सुबह 6 बजे खोल सकें, रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक उनको कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई आकर अपराधी या गुंडा उनको आकर धमकी न दे, डराए नहीं, पीटे नहीं, लूटे नहीं। CCTV कैमरा की व्यवस्था होनी चाहिए हर बाज़ार में, छोटा बाज़ार हो, बड़ा बाज़ार हो। तो ये बहुत सारे इस तरह के मुद्दे हैं जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके सामने क्या बोलते हैं कि आप तो पहले ही बोल दिए कि जो मेन कैंडिडेट हैं वो लड़ाई से बाहर हैं, तो और सभी कैंडिडेट को कैसे देखते हैं, अपने आप को कहाँ पे देखते हैं सर जहानाबाद में? देखिए, हम किसी भी कैंडिडेट के बारे में शिकायत नहीं करेंगे और हम बहुत सकारात्मक विचार वाले व्यक्ति हैं। आप यदि जानते होंगे तो हम, हाँ ठीक है, हमने कई दशकों से अपने 1 दशक से अपने समाज की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कोई कह नहीं सकता कि हमने कभी किसी समाज का विरोध किया है, किसी व्यक्ति का विरोध किया है, किसी धर्म का विरोध किया है, कभी नहीं करते। और बिल्कुल हम सकारात्मक दिशा में चलने वाले व्यक्ति हैं, युवा हैं, अभी ऊर्जा है हमारे भीतर। हम उन ऊर्जा को नकारात्मक चीज़ों में, व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहते हैं। सकारात्मक चीज़ों में लगाएंगे तो हमारे जहानाबाद की सूरत बदल सकती है, इसका सीरत बदल सकता है, यहाँ विकास हो सकता है। यहाँ करने को बहुत कुछ है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं या जो 5-5 बार से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं, इच्छा शक्ति नहीं है। केवल ये है कि भैया हम वोट ले लें, जीत जाएं, अब खुद अरबपति खरबपति बनते चले जाएं, बाद में बेटा के जुगाड़ में लग जाएं, घोटाला करें। तो ये, इससे तो जहानाबाद का विकास नहीं होगा ना। समस्या ये है कि यहाँ के स्थानीय लोग नहीं हैं। हमारे घर की तकलीफ हम जानेंगे, हमारा पड़ोसी नहीं जानेगा। तो हम बाहरी लोगों से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हमारा वोट लेकर जाएंगे और हमारे घर के बारे में सोचेंगे। जो इस मिट्टी में पैदा लिया है, जो यहाँ का क्षत्रिय है, जिसको यहाँ की तकलीफ़ से जिसका सरोकार है, जिसको पीड़ा होती है, वो यहाँ के बारे में सोचेगा। तो हम लोग के भीतर भी इच्छा शक्ति है। हाँ, एक उम्र के बाद 60 साल, 65 साल, 70 साल जो उम्र हो जाता है, उसके बाद लोगों की इच्छा शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है, काम करने की इतनी ऊर्जा नहीं होती है। तो हम तो अपील करेंगे लोगों से कि मौका मिलना चाहिए। यदि आप प्रतिनिधि खोज रहे हैं तो ऐसा प्रतिनिधि खोजिए ना कि फ़ोन घुमाएं तो रात को 12 बजे भी आपके दरवाजे पर खड़ा मिले। आपकी कोई समस्या हो, आपको कोई डराए, आपको कोई धमकाए, तो आपके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाए। ऐसा प्रतिनिधि हो कि कोई समस्या हो
तो घूम घूम कर समस्या देखे, उसका निराकरण कराए। जिसको धूप में चलने में समस्या ना हो, जिसको बरसात में चलने में समस्या ना हो, जिसको ठंड में समस्या ना हो, जनता के लिए जीता हो और जनता पर नहीं, लोगों पर नहीं, लोगों के दिलों पर राज करना जानता हूँ। अच्छा, जो कैंडिडेट हैं, इंडिया गठबंधन की बात की जाए, एनडीए गठबंधन की बात की जाए, और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उन सब से कैसे लड़िएगा अकेला आशुतोष जी आप? देखिए, हम अकेले नहीं हैं, यहाँ हजारों लाखों लोग हमारे साथ में हैं और उनके बुलावे पर ही हम यहाँ चुनाव लड़ने आए। हमने तो कई बार सार्वजनिक मंच से, मीडिया में हमने कहा था कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे। चूँकि नेताओं की स्थिति देखते हैं तो बड़ा, अभी भी हम लोग जाते हैं तो कोई कोई जो लोग, उनको लगता है कि बस, जो लोग नहीं जान रहे होते हैं उनको लगता है कि बस वही लोग आ गए, वैसे ही नेता टाइप के आएंगे, वोट मांगेंगे, चले जाएंगे, फिर दर्शन नहीं देंगे। तो नेताओं के प्रति ये परसेप्शन बना हुआ है लोगों के मन में, और ये देखकर बड़ा तकलीफ होता था कि हम भी अगर नेतागिरी में आएंगे, वोट मांगेंगे तो लोग यही कहेंगे, यही सोचेंगे। लेकिन यहाँ की परिस्थिति देखकर, चूँकि यहाँ हम यहाँ के स्थानीय हैं, ईवीएम मशीन पर देखते हैं कुछ दिखाई नहीं देता है किसको वोट दिया जाए। लोगों ने कॉल करके, हज़ारों लोगों ने कॉल करके बुलाया कि आप आइए, चुनाव लड़िए, हम सहयोग करेंगे। चूँकि हम तो साधारण परिवार के व्यक्ति हैं और सेना में सिपाही करके नौकरी करने वाला व्यक्ति आज सांसद या सेनापति बनने का यदि सपना देख रहा है तो बड़ी बात है। और ये सपना यहाँ के लोगों ने दिखाया है और लोगों ने जैसा कहा था कि हम आपको सहयोग करेंगे, लोगों ने जिससे जो बन पाया, कोई 1 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 1000 रुपया सहयोग किया और आज उन्हीं की बदौलत हम चुनाव लड़ भी रहे हैं। आज हमारा नामांकन सफल भी हुआ है, पहला पड़ाव हम लोगों ने पार किया है यहाँ की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। और लड़ाई, बड़े बड़े स्टार प्रचारक यहाँ पर आएंगे, इंडिया गठबंधन की तरफ से आएंगे, एनडीए गठबंधन की तरफ से आएंगे, लेकिन वो भाषण देकर चले जाएंगे, वो वोट नहीं देंगे। वोट यहाँ की जनता को देना है। बड़े बड़े स्टार प्रचारक यहाँ नामांकन में भी लोग आए हैं और बड़े बड़े नेता आए हैं, लेकिन हमारे मंच पे यदि देख रहे होंगे तो 250-300 कुर्सियाँ लगी थी और सारी कुर्सियाँ यहाँ 60-70 वर्ष के उम्र से ऊपर के जो बुजुर्ग थे, धोती कुर्ता वाले, सब वही बैठे हुए थे, वही हमारे स्टार प्रचारक थे। मतलब कि आपके क्षेत्रीय थे, यहाँ के स्थानीय लोग थे और वही हमारे स्टार प्रचारक हैं। और वो लोग स्टार प्रचारक की तरह काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। जो सक्षम है वो काम कर रहे हैं, जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है वो आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, आपके जाति के जो लोग हैं सर, कहीं ना कहीं एनडीए के पाले में रहते हैं, हमेशा से ऐसा परसेप्शन रहा है। अब इस बार आप चुनाव में आए हैं तो आपके जाति के लोग एनडीए की तरफ जाएंगे या फिर अपने ओर आकर्षित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जनता की राय यदि जानना चाहते हैं तो जनता की राय यदि मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँगा तो ये मेरी राय होगी। तो हम आप नालंदा दस्तक की पूरी टीम से ये आग्रह करेंगे कि आप लोग जनता के बीच में जाइए, हमारे समाज के लोगों के बीच में जाइए, उनसे पूछिए कि आप लोग किसको वोट दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं, इस वर्ष की अगर बात करें तो इस वर्ष का माहौल पूरा एकदम उल्टा पुल्टा है। तो इस बार अपने जाति के लोगों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए आशुतोष जी क्या करेंगे? देखिए, हम चुनावी मेढक नहीं हैं कि चुनाव के समय हम बड़ा बड़ा वादा कर देंगे या लोगों को कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसा दिखाएंगे कि भाई आपको हम दिन में तारे तोड़ कर ला देंगे आसमान से। लोग देख रहे हैं 12 वर्षों से कि एक साधारण परिवार का लड़का जो सेना में नौकरी करता था, जब नौकरी त्याग कर आया तो पिछले 12 वर्षों से दिन रात लगा हुआ है। साल में 365 दिन होता है, 340-50 दिन लोगों की सेवा में ही लगा रहता है। चाहे वो नेपाल बॉर्डर का, आपको अररिया किशनगंज का या सहरसा का मामला हो, चाहे वो यूपी बॉर्डर का, आपको बक्सर और भभुआ का मामला हो, जहाँ बन पाता है, जितना बन पाता है, किसी की कोई ज़मीन कब्जा कर रहा हो, किसी की कोई हत्या कर दिया हो, किसी को कोई मुकदमा में फंसा रहा है, किसी को कुछ, किसी को अलग अलग समस्याएं हैं, समस्याओं का अंबार है। किसी को हॉस्पिटल में मदद करनी है, किसी को कुछ मदद करना है, किसी को ब्लड दिलवाना है, तो अलग अलग तरीके से हम लोग मदद करते हैं और केवल एक समाज की बात नहीं कर रहे हैं। आप जाएं बेगूसराय के बंदवार में 300 एकड़ ज़मीनें कब्जा की थी वहाँ नक्सलियों ने, और वामपंथी कह सकते हैं, वामपंथियों ने लाल झंडे गाड़े थे, उसमें नीला झंडा और लाल झंडा दोनों गड़ा हुआ था, और उसमें 20% ज़मीन भूमिहार समाज की थी और 80% ज़मीन चौरसिया समाज का था।
बेगूसराय बंदवार गांव का नाम भी हम बता रहे हैं आपको, आप पता कराइएगा। और कोई नेता या कोई व्यक्ति वहाँ पर हिम्मत नहीं किया कि चूँकि 250-300 झोपड़ियाँ वहाँ बना दी गई थी, उन ज़मीनों में कब्जा करके भेड़ बकरी सूअर लाकर बांध दिए गए थे। बेचारे जो पान की खेती करते थे, चौरसिया समाज के लोग या दूसरे हमारे भूमिहार समाज के लोग जो और अन्य खेती करते थे, इनकी स्थिति ये थी कि वो ज़मीन की तरफ देखने भी नहीं जाते थे, क्योंकि लगता था कि जाएंगे तो हमारी हत्या हो जाएगी। और वहाँ ये आशुतोष कुमार जाकर डीएम से एसपी से मिलकर 15 दिन का अल्टीमेटम देकर, और ये अल्टीमेटम दिया गया कि यदि सरकार प्रशासन सक्षम है तो अपने स्तर पे वो ज़मीन कब्जा मुक्त करवा कर किसानों को दे, और यदि सक्षम नहीं है तो फिर हम अपने स्तर पर कब्जा मुक्त करवाएंगे, विधि व्यवस्था बिगड़ेगी, तो इसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी, सरकार की होगी। और इसका नतीजा ये हुआ कि 15 दिनों के भीतर किसानों को उनका ज़मीन मिला। वो 350 झोपड़ियों को आग लगाया गया, हटाया गया। उधर से गोलीबारी हुई, चौरसिया समाज के एक व्यक्ति किसान को गोली भी लगी, बाद में उनके साथ हम हॉस्पिटल में भी खड़े रहे। और तो केवल एक वर्ग की बात नहीं है, जहाँ भी ज़रूरत महसूस हुई है, ब्राह्मण समाज के लोग के 4 लोगों को 5 लोगों को गोली मार दी गई छठ के समय में लखीसराय में, उनको आर्थिक मदद पहुँचवाना। छपरा में राजपूत समाज के लोगों को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। 5 किलोमीटर रेडियस में धारा 144 लगा हुआ था, किसी को जाने की हिम्मत नहीं हुई। हम लोग 50 गाड़ी से वहाँ पहुँचे, डीएम साहब से बात हुई, बोले गाड़ी के काफिला के साथ नहीं जा सकते। हम लोग कोई बात नहीं, पैदल जाएंगे। लेकिन श्रीमान, अगर आपके परिवार में इस तरह की घटना घटती और आपको कोई आंसू पूछने वाला भी नहीं आता तो आपके ऊपर क्या गुजरता। हम झगड़ा करने नहीं जा रहे हैं, हम बदला लेने नहीं जा रहे हैं, हम आंसू पूछने जा रहे हैं, परिवार को सांत्वना देने जा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। तो अभी आपको बरबीघा में यादव समाज की एक बच्ची का सामूहिक बलात्कार कर दिया, हत्या कर दिया। उन तीनों के तीनों अपराधी अभी 2 महीने पहले ही घटना है, आज जेल में है। वहाँ पता करवाइए किन की वजह से, कौन गया था वहाँ। तो बगैर जाति, बगैर धर्म देखे, बगैर भेदभाव किए हम लोग जहाँ जितनी आवश्यकता, तो आज हमारे पास सीमित संसाधन है, बावजूद इसके हम इतना कर पा रहे हैं। हम यदि आज सांसद बनने का सपना देख रहे हैं या सांसद बनना चाह रहे हैं, तो इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि जितना हम करना चाह रहे हैं और ब्रॉड तरीके से, और भी अन्य अन्य जातियों, अन्य अन्य धर्म के लोगों, सबके लिए हम उतना कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मतलब कि जब शक्ति होगा तो और भी लोगों के लिए शक्ति होगी तो उस शक्ति का हम सकारात्मक इस्तेमाल करेंगे। जितना मेरे से बन पाएगा उतना जन कल्याण का काम करेंगे। अच्छा, जहानाबाद का जो जातीय समीकरण है, चाहे यादव की बात की जाए, चाहे क्या बोलते हैं ओबीसी बीसी की बात की जाए, या फिर आपके जाति की बात की जाए, जातीय समीकरण को भेदना कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ा चुनौती है जहानाबाद में। कैसे इस जातीय समीकरण को ब्रेक कीजिएगा सर? देखिए, जातीय समीकरण की भी यदि बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी जाति के लोग जितने यादव समाज, यहाँ 2 मुख्य रूप से 2 मजबूत जातियाँ हैं, 2 बहुसंख्यक हैं, एक यादव दूसरा भूमिहार। तो यादव कहाँ खड़े हैं और कितने खड़े हैं, यदि आप ग्राउंड रिपोर्ट करते होंगे तो आपको भी एहसास होता होगा कि जो पिछले 5 बार से चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन से सुरेंद्र यादव जी, उनके समाज के लोग कितने प्रतिशत लोग उनसे खुश हैं, ये भी जानकारी आपको मिलती होगी जब आप रिपोर्टिंग करते होंगे, क्योंकि हम लोगों के पास भी खबर आती है, हम लोगों के पास भी लोग आते हैं। तो ये तो आपस में इनमें भी फूट है। और कुछ हमारे भी लोग हैं जो 100% हमको नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन 1-2% हर समाज में इधर उधर होता है। लेकिन यदि बहुसंख्यक की बात करें तो यादव समाज के लोग कहाँ खड़े हैं और हमारे समाज के लोग कहाँ खड़े हैं, ये क्लियर है। बात रही इसमें अब अल्पसंख्यक समाज की, अल्पसंख्यक समाज भी यहाँ पर 2 लाख के आसपास इनके वोटर्स की आबादी है। आप यदि उनके बीच में जाकर उनसे सवाल करेंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि वो राजद से कितने खुश हैं। चूँकि अल्पसंख्यक समाज का 18% एकमुश्त वोट राजद को मिलता है, और राजद ने उनको तवज्जो दिया अपनी 2 बेटियों के बराबर। लालू प्रसाद यादव जी अपने 2 बेटियों को टिकट दिए, यानी कि परिवार से 2 टिकट बेटी को, और पूरे 18% मुसलमान में 2 टिकट मुसलमानों को। तो पूरे 18% वोट की कीमत अपने परिवार के 2 बेटियों के बराबर लगाए। हिना साहब को टिकट नहीं दिया गया। बहुत ज़्यादा नाराज़गी अल्पसंख्यक वर्ग में है, और वो काफ़ी तेज़ी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैश्य समुदाय के लोग
या वैश्य समुदाय में जो अलग अलग लोग आते हैं जिनको एनडीए या खासकर बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, उन लोगों को ये एहसास हो रहा है कि भाई जब ये चंदेश्वर चंद्रवंशी जी लड़ाई में है नहीं तो हम लोग उनको वोट देकर क्या करेंगे, और यदि होते भी तो हम वैसे मुर्दा सांसद को या प्रतिनिधि को वोट देकर क्या करेंगे कि कल हमारा दुकान कोई लूटता रहेगा, हमको कोई धमकाता रहेगा, किडनैप करता रहेगा, रंगदारी मांगता रहेगा और वो दिल्ली पड़े रहेंगे। उनको तो वो व्यक्ति चाहिए ना जो डट कर उन अपराधियों से उनको निजात दिला सके, उनकी रक्षा कर सके, उनके लिए ढाल बनकर खड़ा रह सके, जिसके भीतर कुवत हो, जो इतनी मादा रखता हो कि कोई बड़ा से बड़ा गुंडा अपराधी और बाहुबली यदि आकर उनकी तरफ उंगली दिखाए तो उसका उंगली तोड़ने की हिम्मत रखता हो, तो वैसा व्यक्ति चाहिए। तो तमाम वर्गों का काफ़ी तेज़ी से झुकाव इस ओर बढ़ रहा है और लोग इस बार एक नया इतिहास रचने को जहानाबाद में। आप ही का एक वीडियो देख रहे थे सर, उसमें एक कमेंट किया हुआ था, ठीक है, हम उसमें लोग बता रहे थे कि आशुतोष कुमार जी का जो मतलब कि चुनाव में लड़ने का एक दूसरा मोटिव ये भी है कि आरजेडी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। इसको कैसे देखते हैं उस कमेंट को? देखिए, सब लोगों की अपनी अपनी राय है ना। जनता 18 लाख लोग हैं यहाँ, और ये लोग कौन लोग हैं हम तो नहीं जानते, लेकिन जो लोग जिन्हें हमें से परेशानी है वो तो इस तरह की बात करेंगे ही। और चुनाव में तो ये आरोप लगना बहुत आसान सी बात है। कोई किसी का आदमी बता दे सकता है, कोई किसी का बी टीम बता दे सकता है, कोई किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बोल सकता है, कोई किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बोल सकता है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जो आशुतोष पिछले 12 वर्षों से सेना त्यागने के बाद संघर्ष कर रहा है, आज तक किसी पार्टी का झंडा नहीं ढोया, आज तक किसी नेता की चाटुकारिता नहीं की, और वो यदि पहली बार चुनावी मैदान में आया है तो किसी को जिताने या हरवाने या फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं आया है। अच्छा, सेवा जहानाबाद में एक मजबूत विकल्प देने आया है। अच्छा, सेवा तो पहले भी कर रहे थे जैसा कि बता रहे हैं, तो फिर चुनाव लड़ने की नौबत कैसे आ गई? मतलब कि राजनीति में कैसे एंट्री हुआ? डायरेक्ट जो एक समाज सेवा कर रहा था डायरेक्ट चुनाव में आ गया? हाँ, इसके पहले सवाल में हमने जवाब दिया कि जितना करना चाह रहा था। देखिए, आज आपको जानकारी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी की सारी ताकत, सारा का सारा हथियार, मतलब पूरा हथकंडा ये नेताओं के जेब में रखा हुआ है, सांसदों विधायकों के जेब में रखा हुआ है। संसद भवन में उलूल जुलूल अध्यादेश लाए जाते हैं, कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर आवाज़ उठाने को तैयार नहीं होता है। मनगढ़ंत मनमाने तरीके से कानून बनाए जा रहे हैं, कोई एक व्यक्ति विरोध नहीं करता है। सांसद निधि का पैसा वापस चला जाता है, खर्च नहीं होता है। ये सब समस्या बताइए कि 16-16 करोड़ रुपया वापस चला जाता है। और यहाँ हम गांव में जब घूम रहे हैं, 300-400 गांव में घूमे हैं, कहीं नली रोड पर बह रहा है, कहीं गली नहीं है, कहीं रोड ही गायब है, कहीं लाइट एक भी गांव में नहीं देखने को मिल रहा है, कहीं दूर दूर तक एम्बुलेंस सुविधा नहीं है। तो क्या इस 16 करोड़ रुपया से इन सुविधाओं को इन चीज़ों को ठीक नहीं किया जा सकता था? लेकिन ठीक करने की इच्छा शक्ति हो तब ना, लोगों को पता हो तब ना कि कहाँ क्या समस्या है। उसके लिए तो जाना पड़ेगा, गांव-गांव में घूमना पड़ेगा, लोगों के बीच बैठना पड़ेगा, धूप छाँव, बरसात सर्दी गर्मी सहना पड़ेगा। तो मकसद तो ये तो है नहीं, मकसद तो है कि 19 लाख करोड़ रुपया में टिकट ले लीजिए और फिर बाद में 20-25-50 करोड़ रुपया खर्च कीजिए, चुनाव दी जाइए, मोदी जी नीतीश जी के नाम पर वोट मांग लीजिए, लालू जी के नाम पर वोट मांग लीजिए और जीत कर जाइए, खूब ऐशो आराम कीजिए, फिर 5 साल बाद आ जाइए। जनता, इन लोगों को लगता है कि जनता तो गाली देगी लेकिन वोट वो दिए देगी। तो जनता, हमको लगता है कि जहानाबाद बड़ा, हम 38 ज़िला घूमे हैं बिहार में, लेकिन जहानाबाद का मिजाज कुछ अलग देखे हैं। यहाँ लोग थोड़े दूसरे किस्म के हैं, दूसरे मिजाज के लोग हैं। यहाँ लोग थोड़ा स्वाभिमानी हैं, बिल्कुल, और यहाँ लोग जवाब देने में, क्रिया का प्रतिक्रिया देने में विश्वास रखते हैं। और हमको लगता है कि यहाँ से जो इस बार प्रतिक्रिया मिलेगा वो देश को एक बड़ा सबक देने वाला होगा। अच्छा, आप बोल रहे थे स्टार्टिंग में सर कि हम एक युवा हैं, ठीक है, और आपके पीछे भी हमको लगता है युवाओं की टोली है। तो अगर आशुतोष जी चुनाव जीतते हैं तो युवाओं के लिए क्या प्राथमिकता होगी? अभी भी देखिए बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, दूसरे राज्य में जाकर के काम करते हैं, दूसरे स्टेट में जाकर के काम करते हैं, पर्व त्योहार में वो अपना घर आने के लिए तड़प जाते हैं। उन लोगों के लिए क्या काम होगा? तीन चार चीज़ पे हम विचार किए हैं, खास करके युवाओं के लिए, क्योंकि युवा ही तो इस देश की रीढ़ है और युवाओं पर ही इस देश का भविष्य टिका हुआ, विकास टिका हुआ है। तो सबसे पहले जो युवा जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और वो पढ़ाई के लिए सक्षम नहीं है, पढ़ने में सक्षम नहीं है,
वैसे युवाओं के लिए, या बाहर में रहकर किराए का मकान लेकर उसमें नहीं रह सकते हैं, माँ बाप उतने सक्षम नहीं है, तो वैसे युवाओं के लिए 2 छात्रावास, एक स्वामी सहजानंद सरस्वती जो अपनी पूरी जीवनी गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए कुर्बान कर दी, जिन्होंने जमींदारी उन्मूलन के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया, जिन्होंने किसान आंदोलन के जनक जिनको कहा जाता है, उनके नाम पर एक छात्रावास, और एक फिदा हुसैन साहब जो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और यहाँ के पहले विधायक भी रहे, एक उनके नाम पर अल्पसंख्यक समाज के लिए। दो छात्रावास की सुविधा यहाँ पर, यदि हमको मौका यहाँ की जनता देती है तो 2 छात्रावास का निर्माण जहानाबाद में किया जाएगा, जहाँ बच्चे आकर पढ़ सकें। दूसरा, इस जहानाबाद को भी आईटी हब के रूप में, एजुकेशनल हब के रूप में इसको डेवलप किया जा सकता है। उसके लिए हमारे स्तर पर जितना हो पाएगा हम अपना काम करेंगे। और जैसे बानावर देखिए, यहाँ युवाओं को, जैसे आज यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है, तो कमाने के लिए ट्रेन भर भर कर लोग दिल्ली, सूरत, पंजाब जा रहे हैं। यहाँ एजुकेशन की बढ़िया व्यवस्था नहीं है, तो लोग आपको कोटा और पुणे जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो इसके लिए तो प्रयास होगा, हम अपने स्तर पे करेंगे, लेकिन इसको एक, जैसे बानावर है, विश्व में सबसे पहला मानव निर्मित यहाँ गुफा है, पहला। और अशोक सम्राट अशोक के कई ऐसे चिन्ह हैं, स्तंभ यहाँ पर अभी भी हैं, जो कि विश्व के लोग यहाँ पर, विश्व भर के वैज्ञानिक यहाँ पर शोध करने के लिए आते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुतों लोगों को जानकारी नहीं है। तो इसको एक विश्वव्यापी पर्यटक स्थल के रूप में हम लोग, और वैश्विक धरोहर के रूप में इसको मान्यता प्राप्त करवाया जाए, इसके लिए हम लोग अपने स्तर पर भी प्रयास करेंगे। और जितना हो पाएगा, अगर मौका मिलती है तो संसद में भी इस आवाज़ को हम लोग उठाएंगे, ताकि यहाँ पर यदि पर्यटक बढ़ेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, कोई गाइड बनेगा, कोई कुछ करेगा, बहुत तरह का। जैसे राजगीर में लोग आते हैं। हाँ, राजगीर में आते हैं। उत्तराखंड देखिए, पूरा का पूरा उत्तराखंड तो पर्यटन पर ही जिंदा है। उत्तराखंड में कहाँ कृषि होती है, कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं है, लेकिन सबका सब पूरा का पूरा पर्यटन, जैसे नेपाल है तो पूरा पर्यटन पे ही डिपेंड है। तो यहाँ भी लोग, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग ढूंढ कर लाकर आगे ला सकते हैं, यहाँ के लोगों को यहाँ रोज़गार मिल सकता है। एक चीज़ और हम लोग जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जब से शराबबंदी हुई है बिहार में, तब से बिहार के युवा ड्राई नशा की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, सूखा नशा की तरफ। वो अपनी जीवनी बर्बाद कर रहे हैं। चरस, स्मैक, गांजा, ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है इसका प्रचलन, और इस पर रोक लगना जरूरी है। उड़ता पंजाब जैसे सुना था हम लोगों ने, अब तो उड़ता पंजाब से भी आगे उड़ता बिहार हो गया, मरता बिहार हो गया। तो बिहार को मरने से बचाना है, हमारी युवा पीढ़ियों को बर्बाद होने से बचाना है, और इसकी जिम्मेवारी, जवाबदेही हमारे आपके जैसे युवाओं के कंधे पर होनी चाहिए। कोई दूसरे राज्य से, कोई दूसरे ग्रह से नहीं आएगा। ये दिल की बात है, ये नेतागिरी से अलग हट के बात है। हो सकता है कोई भाई करता हो, उसको बुरा भी लगे, क्योंकि जो गलत है वो गलत, जो काम करता है उसको यदि मना कीजिएगा तो उसको बड़ा बुरा लगता है। जब माँ बाप मना करते हैं तब बुरा लगता है, तो हम कौन होते हैं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि अपने आने वाली नस्लों को सुधारना, उनको बचाना, ये हमारी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी है। आप लोग भी इस पर एक बार मुहिम चलाइए, और हम चाहेंगे कि यदि हम लोग मुहिम शुरू करते हैं तो उसमें आपका सहयोग मिले। और उसके लिए क्या है कि अब युवाओं का दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं एंगेज होना चाहिए, तब नशा की ओर कम जाएगा। तो उसमें खेल के प्रति उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। इंडोर गेम्स होता है, आउटडोर गेम्स होता है, उसके प्रति लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। और भी धार्मिक संस्थानों के माध्यम से या धार्मिक क्रियाकलापों के माध्यम से उनको मोटिवेट कर सकते हैं। और पुस्तकालय वगैरह की व्यवस्था करें, जहाँ पर लोग आकर अपना घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा अपना स्टडी में समय गुजार सके, ताकि उस तरफ ध्यान न जाए। तो इन चीज़ों पर भी हम लोग मतलब कि सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के लिए आप कार्य करने के लिए एकदम तत्पर हैं, बस रिजल्ट एक बार आए। चूँकि देखिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और दिल से मेहनत कर रहे हैं। मेहनत केवल खुद के बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये जब बिहार एज ए बिहारी जो हम लोग बाहर जाते हैं, तो हमको तो मान लीजिए प्रतिष्ठा मिलती है, कहीं भी जाते हैं हम, तो गुड़गांव जाते हैं, नोएडा जाते हैं, सूरत जाते हैं, इंदौर जाते हैं, जयपुर गए, इतने जगह पे कार्यक्रम होता है। लोग एयरपोर्ट पे 100 गाड़ी, 50 गाड़ी लेकर आते हैं, स्टेशन से माला डालकर रिसीव करके जिंदाबाद करते लेके जाते हैं। लेकिन जो आम बिहारियों की जो दुर्दशा वहाँ पर होती है, वो बिहारी इधर आओ, जैसे लगता है गाली देकर बुला रहा है। मतलब उनकी जो पीड़ा, उनका शारीरिक शोषण होता है, उनका मानसिक शोषण होता है, काम करवा कर लोग पेमेंट नहीं देते हैं।
क्या स्थिति हुई थी कोरोना में। पैदल लोग दिल्ली से लेकर बिहार आ रहे थे और बिहार सरकार इतनी निर्दयी कि बॉर्डर पर ही लगा दिया कि बिहारियों का बिहार में प्रवेश वर्जित है। कहाँ जाएंगे वो। तो ये स्थिति जब बिहारियों की हम लोग देखते हैं तो एज ए बिहारी हमको बहुत तकलीफ, बहुत पीड़ा होती है और लगता है कि कुछ हम इनके लिए करें। और ये अकेले मेरे चाहने से नहीं होगा। एक गिलहरी का भी योगदान था राम सेतु बनाने में, उसी तरह एक गिलहरी प्रयास हमारा भी हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग, कुछ बंदर लगे, कुछ भालू लगे, कुछ गिलहरी लगे, कुछ लगे, तो सब लोगों का सहयोग हुआ तो भारत से लंका तक पुल भी बना और माता सीता को वापस लाया गया और अत्याचारी रावण पर विजय भी पाया गया। तो जो आज अत्याचारी लोग हैं, जो ये आप जो मौजूदा सांसद की बात कर रहे हैं, बताइए, जो जिसके भीतर इंसानियत मर जाएगी वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है, जिससे जितना बन पाया। हम तो आपसे पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन हमको पता होगा कि कोरोना के समय आपने भी किसी न किसी को एक आध सिलेंडर बिल्कुल करवाया होगा, हमने भी करवाया है। और जिससे बन पाया, लोग किसी को एम्बुलेंस, किसी को सिलेंडर इंतजाम करवा रहे हैं, तो एम्बुलेंस घोटाला हो। और यहाँ कोरोना काल में कोई बाप अपने बेटे का लाश कंधे पर लेकर घूम रहा है, कोई माँ का लाश लेकर घूम रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, भाग रहा है लोग, बिलख रहा है लोग। और वैसी परिस्थिति में हजारों लाश पर नोट छाप रहे थे यहाँ के सांसद महोदय, 1600 करोड़ का घोटाला किए। वैसे निर्दयी इंसान को, जिसके भीतर कोई हृदय नहीं है, हृदयहीन व्यक्ति को हम लोग प्रतिनिधि चुनेंगे तो गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। तो एक और सवाल होगा सर कि आपके जो मेन प्रतिद्वंदी हैं, चाहे वो सुरेंद्र यादव की बात करें, चाहे वो चंदेश्वर चंद्रवंशी जी की बात करें, एक करोड़पति हैं तो एक बाहुबल हैं तो एक दबंग है, पता नहीं किन किन नामों से बुलाया जाता है जब हम वीडियो डालते हैं। तो किसी के पास करोड़ों की संपत्ति है, आशुतोष जी के पास क्या क्या है? देखिए, मेरे पास न धन बल है न बाहुबल है, मेरे पास जन बल है। हम धन बली और बाहुबली नहीं है, लेकिन जन बली हैं। आपने नामांकन में भी देखा होगा कि शायद ऐसा पहला प्रत्याशी हम होंगे जो अपने नामांकन में मंच से पूछता हो कि इसमें कोई ऐसे भी हैं जो डीजल पेट्रोल और गाड़ी लेकर आए हैं हमसे। और यहाँ जितनी संख्या में लोग आए, निर्दलीय या एक ऐसी पार्टी जो अभी उदय हुआ है जिसका, उसके नामांकन में खुद के जेब से पैसा खर्च करके इतनी प्रचंड गर्मी में इतने लोग आए कि वहाँ खड़ा होने तक का जगह नहीं था, सांस लेने की जगह नहीं थी। तो हम जनबली तो ज़रूर हैं और जनबल मेरे पास है। और ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता ही मालिक है। यहाँ नोट से यदि धनबली यदि नेता बनते तो देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं, रतन टाटा जी होते। आज नरेंद्र मोदी जी नहीं, मुकेश अंबानी होते। या बिहार की यदि बात कर लें तो लालू प्रसाद यादव जी का बैकग्राउंड आप देखें या नीतीश कुमार जी का बैकग्राउंड देखें, तो आप इन तमाम लोगों का बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको इनका इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये लोग धनबली और बाहुबली नहीं थे। हाँ, इन्होंने अपने काम से जनबल का समर्थन, जन का समर्थन हासिल किया और जनबली बने। तो आज बिहार में कोई 15 साल, कोई 20 साल तक राज किया, लेकिन उनके आकांक्षाओं पर ये खरे नहीं उतरे। बिहार के लोगों को काफ़ी उम्मीद थी जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से उपजे नेताओं से कि जयप्रकाश जी जैसे साफ छवि के व्यक्ति का यदि कोई शिष्य है तो बिहार में ज़रूर, क्योंकि जयप्रकाश जी जाने जाते हैं अत्याचार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए, तानाशाही हिटलरशाही के खिलाफ देश को हिला झकझोर देने के लिए, इमरजेंसी लगा देने के लिए। और वैसे व्यक्ति का यदि कोई शिष्य छद्म अनुयायी बन जाए जो उनके नाम पर केवल ढकोसला करे, केवल अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए किसी भी विचारधारा के साथ रोज़ समझौता कर लेता हो, हर 5 महीने के बाद पार्टी और गठबंधन बदल लेता हो, जो कोई बड़ा घोटाला कर लेता हो, जो परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रहा हो, वैसे लोगों ने बिहार को बहुत नुकसान दिया है। मतलब इतना नुकसान दिया है कि आज यदि ईमानदारी पूर्वक नई पीढ़ी के युवा यदि चाहें कि हम बदलाव लाएंगे, हमको बिहार में बदलाव लाने की जवाबदेही हमारी है, तमिलनाडु वाला नहीं आएगा बदलने के लिए, तब भी कम से कम हमको लगता है कि 40 से 50 साल लग जाएगा बिहार को स्थिति सुधारने में। क्योंकि किसी मकान को बनाने में साल भर लग जाता है, लेकिन जेसीबी लगा दीजिए तो तोड़ने में 1 घंटे का काम होता है। तो इन्होंने जेसीबी लगाकर तोड़ा है, बिहार को बर्बाद किया, रसातल में ले गए हैं। तो 30-35 वर्षों में इन्होंने बर्बाद किया, कम से कम 50 साल सुधारने में लगेगा। अब से यदि लग जाए तो हमें तो कम से कम ये संतुष्टि होगी हमारे आखिरी सांस तक
जिस समय हम शैया पर पड़े होंगे उस समय भी हमको ये संतुष्टि होगी कि हमने अपने से ईमानदारी पूर्वक, किसी सुप्रीम कोर्ट से हमको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, हम खुद से ईमानदारी पूर्वक बिहार में बदलाव के लिए हम काम किए हैं। बाकी बिहार के लोगों का जितना सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, हम लोग बदलाव लाएंगे, प्रयास करेंगे। चलिए, आखिरी सवाल होगा सर कि अपने क्षेत्र के तमाम जनता को, जहानाबाद के आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, 5 साल में एक बार मौका मिलता है आपको सांसद चुनने का, 5 साल में एक बार मौका मिलता है आपको विधायक चुनने का, मुखिया चुनने का। तो आप लोग, पहला तो संदेश ये होगा, आग्रह होगा कि खस्सी बकरी से भी कम अपनी कीमत मत लगाइए। आज के डेट में 4000 5000 में खस्सी बकरी मिलता है और 500 में इंसान बिक रहा है। तो 500 रुपया में अपना 5 साल मत बेचिए। और दूसरा, यदि कोई आकर पैसा देकर चला ही जा रहा है तो रख लीजिए ना। वो कौन सा अपना खेत बेच कर लेके आ रहा है, वो आप ही का पैसा लूट कर आपको दे रहा है, तो रख लीजिए। लेकिन वैसे व्यक्ति को वोट नहीं दीजिए जिसको देकर 5 साल तक आप कोसते रहिए। बड़ा बड़ा वादा तो नहीं करेंगे, लेकिन एक वादा आपके चैनल के माध्यम से करेंगे कि जीत हार, वोट देना न देना अलग चीज़ होता है। आपको जब भी आवश्यकता महसूस होगी, आपके बुरे समय में या आशुतोष कुमार याद कीजिएगा, आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। सुख में सब लोग साथ होते हैं, हम बुरे समय के साथ ही हैं। बुरा समय में आप याद कीजिएगा, आपके साथ खड़े रहेंगे। आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हों, किसी संप्रदाय से हों, आप किसी पार्टी के भी सपोर्टर हों, हमें उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी नेता के अनुयायी हों, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके दुख में ये आशुतोष आपके साथ खड़ा मिलेगा। युवा लोगों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि थके हारे लोगों को हम, जो धारा के साथ बह रहा है, वैसे लाश को हम चुन कर क्या करेंगे? जो धारा के विपरीत तैरने की हिम्मत रखता है, वैसे तैराक को चुनेंगे। लाश को चुनने से अच्छा तैराक को चुनिए, जो धारा के विपरीत तैरना जानता हो। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। आवाज़ में ताकत है, भीतर ऊर्जा है। घूम घूम कर, भाग कर, दौड़ कर आपकी समस्याओं को सुन सकते हैं, पहुंच सकते हैं, देख सकते हैं, उसके निराकरण के लिए लड़ सकते हैं। जितनी फंड मिलेगी वो कम पड़ जाएगा काम करते करते, और फंड की डिमांड कर सकते हैं। तो मौका मिलना चाहिए एक बार नए लोगों को भी, काम करने वाले लोगों को, टेस्टेड लोगों को मौका मिलना चाहिए। चलिए, हमारे साथ आशुतोष कुमार जी थे, जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए। और ये कहते हैं कि आप लोगों ने हर बार किसी न किसी कैंडिडेट को चुना है, इस बार एक बार हमको मौका दीजिए। हम सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के लिए काम करेंगे। बाकी आप आशुतोष जी के बारे में क्या सोचते हैं, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से और जहानाबाद और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के हम ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक।